हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजश्री सेठी, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है 1920 के दशक में क्रांतिकारी आतंकवाद। आप सभी जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता किसी एक के प्रभाव में नहीं, एक एक कदमों का परिणाम नहीं, अपितु बहुत सारे व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम रही है। और इसी में हम देखते हैं कि 1920 के दशक में जो क्रांतिकारी आतंकवाद जो कहा जाता है या क्रांतिकारी जो कदम उठाए गए, उसका भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जहाँ एक तरफ कांग्रेस की स्थापना हुई, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें प्रारंभ में उदारवाद का अपना एक अलग स्थान रहा, और उदारवाद को जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद उग्रवादियों का स्थान भारतीय राजनीति में रहा, और इसी के साथ साथ क्रांतिकारी आतंकवादियों का ही अपने कदम उठाए गए। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की विरोध की जो शांतिपूर्ण नीति थी, वो कुछ युवाओं के मन में खींच पैदा कर रही थी। इन युवाओं का विश्वास था कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद केवल हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने बम और पिस्तौल का प्रयोग किया। इन क्रांतिकारियों के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हत्या करना, डाक डालना, बैंक, डाकघर अथवा रेलगाड़ियां लूटना सभी कुछ वैध था। अर्थात ये सब तरीके उन्होंने अपनाए अंग्रेजों को परेशान करने के लिए। उनका ये मानना था, जो युवा क्रांतिकारी थे, उनका ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते रहेंगे तो ये सरकार यहीं टिकी रहेगी, इसलिए हमें इन्हें विभिन्न तरीके से परेशान करना है, इनकी मशीनरी को ठप करना है। इसीलिए उन्होंने ये सब रास्ते अपनाए। इन्होंने अंग्रेजों की हत्या करना चालू किया, या उनके जो राजकोष थे उनको लूटना चालू किया, और अपना उनको विभिन्न प्रकार से परेशान कर, इनका यह मत था कि ऐसे चले जाएंगे और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। 1887 में महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण भाई दामोदर व बालकृष्ण जो ब्राह्मण थे, उनको क्रांतिकारी आतंकवाद का जनक माना जाता है। इसके बाद भारत की भूमि व विदेश की जमीन पर अनेक संस्थाएं स्थापित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक युवाओं ने क्रांति के मार्ग का अनुसरण किया। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में पुनः वृद्धि हुई, और मुख्यतः इसके दो केंद्र उभर कर आए। एक क्षेत्र था पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, और दूसरा था बंगाल। बंगाल में भूतपूर्व कैदियों द्वारा आत्मशक्ति, सारथी, बिजली जैसी बंगला पत्रिकाओं का संपादन किया जा रहा था, जिसमें पुराने क्रांतिकारियों के बलिदानों का गौरवगान किया जाता था। सचिंद्र सान्याल द्वारा लिखित जो पुस्तक थी बंदी जीवन, इसने युवा पीढ़ी पर बहुत भारी मात्रा में प्रभाव डाला। 1926 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने पथेर दाबी नामक उपन्यास में शहरी मध्यम वर्ग की क्रांति का गुणगान किया। जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा ने डे नामक अंग्रेज की हत्या कर दी। उसके बाद बड़े स्तर पर बंगाल में गिरफ्तारियां हुई, जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर तब तक के लिए कारगर रोक लग गई, जब तक कि 1927-28 में सभी नज़रबंद रिहा नहीं कर दिए गए, लेकिन विचारों का प्रसार इनके बीच जारी रहा। बंगाल में चिटगांव शस्त्रागार की लूट। बंगाल में सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूटकर शस्त्रों को क्रांतिकारियों को प्रदान करने का कार्यक्रम निश्चित किया। उन्होंने टेलीफोन व टेलीग्राफ की लाइन भी तोड़ी। अप्रैल 1930 को 65 क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया, और यह कुछ हद तक सफल भी रहा। मास्टर सूर्यसेन ने झंडा फहराया और स्वयं को प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार का प्रधान घोषित कर दिया। फरवरी 1933 को उनकी गिरफ्तारी हुई, और जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन चटगांव की इस घटना का जो युवा है, उनका लंबे समय तक उनको प्रभावित करती रही। अब हम बात करेंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद की। अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भाग लेने वालों क्रांतिकारियों के नाम थे
सचिंद्र नाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव तथा चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास जैसे प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। अब आता है जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से है, वह है काकोरी कांड। इस पर आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। काकोरी कांड के अभियोग में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा रोशन सिंह ने यह कहते हुए कि मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। इसी में एक महत्वपूर्ण है क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाओं में सैंडर्स की हत्या। साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, इससे उनकी मृत्यु हो गई और इसी का बदला लेने के लिए 17 नवंबर 1928 को सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम। HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ने यह निश्चय किया कि वे जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। यह पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया गया था, क्योंकि इन बिलों के द्वारा ब्रिटिश शासन जनता की स्वतंत्रता का हनन करना चाहते थे। बम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं था, इसलिए खाली जगह पर फेंका गया और उनका ये नारा था कि बहरों को सुनाने के लिए इसका प्रयोग करना जरूरी था। उनका ये कार्यक्रम था कि बम फेंकने के बाद वे भागेंगे नहीं, अपितु गिरफ्तारी देंगे और ट्रायल कोर्ट के माध्यम से अपने विचारों और आंदोलन की गतिविधियों को आम जनता में प्रचारित करेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। जेल में रहते हुए उन्होंने वहां के भेदभावपूर्ण नियमों का विरोध किया, राजनीतिक बंदियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की मांग की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दे दी गई। आपके एग्जाम में कई बार ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था या किस पर चलाया गया। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद में पुलिस द्वारा भिड़ंत हुई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि 1920 के मध्य दशक में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की तुलना उन सब से नहीं की जा सकती जो कुछ युद्ध के दौरान हुआ था, जो आंदोलन के अत्यंत तीव्र चरण में 1930-34 के बीच होने वाला था। महत्व की बात क्रांतिकारी समूह के भीतर विकास की प्रक्रिया व पुनर्विचार था। 1925 के एक पर्चे में, जिसे कदाचित सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए लिखा था, और भी चौंकाने वाली बातें थी। इसमें व्यक्तिगत आतंकवाद का पक्ष लेते हुए लिखा गया था कि नए तारे के जन्म के लिए उथल पुथल आवश्यक है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य था उन सभी व्यवस्थाओं की समाप्ति जो मानव द्वारा शोषण को संभव बनाती है, और इसमें श्रमिक एवं किसान संगठनों को आरंभ करने की आवश्यकता का भी उल्लेख था। ऐसे ही पुनर्विचार के कारण भगत सिंह ने भी शीघ्र ही पूर्ण नास्तिकता एवं स्पष्ट समाजवादी लक्ष्यों को स्वीकार किया था। अर्थात हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आतंकवादियों जो युवा थे, उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनका एक अपना अलग मत था, और इसीलिए उन्होंने जो विभिन्न तरीके अपनाए। चूँकि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, इसलिए वो जो राजकोष को लूटना या फिर जो डकैती करना, ये तरीका अपनाते थे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि जो भगत सिंह राजगुरु है, उन्होंने जेल में रहते हुए वहाँ के कैदियों के जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई। या ये उनका मानना था कि चूँकि अंग्रेज सिर्फ बम की भाषा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ बम फेंका और
भागने के बजाय वहाँ स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वो कोर्ट के ट्रायल में अपनी बातें जनता को प्रचारित कर सकें, जनता को बता सकें कि हमारा विचार क्या है। हमारा विचार बम फेंकना नहीं था, क्योंकि वो बम फेंक के किसी को मारना नहीं चाहते थे, अपितु उन्होंने रिक्त स्थान पर बम फेंका था ताकि कोई इससे हताहत ना हो। तो इससे स्पष्ट है कि वो ब्रिटिश सरकार को परेशान करना चाहते थे, या फिर उनको बताना चाहते थे कि हम अब इस नीति से थक चुके हैं, हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाए। वो नरम धन वालों की जो नीतियां थी, प्रतिनिधिमंडल भेजना या बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना, या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के समक्ष अलग अलग अधिवेशन करके अपनी मांगों से अवगत करवाना, वो ये सब नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि हम चाहते हैं कि अंग्रेज पूर्ण रूप से यहाँ चले जाए, और इसीलिए उनकी नीतियों से दुखी होकर ही उन्होंने ये रास्ता अपनाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस के नरम दल की नीति, उसके बाद तिलक के नेतृत्व में गरम दल की विचारधारा ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। उसके बाद गांधी जी की अहिंसा नीति का पदार्पण हुआ। इन सभी के साथ क्रांतिकारी आतंकवाद का भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जोशीले युवाओं की देशभक्ति का ये चरम मार्ग था, जो देश की स्वतंत्रता की खातिर हंसते गाते फांसी पर लटक गए और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। जब जब भी भारत की स्वतंत्रता की कहानी को सुनाया जाएगा, क्रांतिकारियों का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाएगा। वे हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देते रहेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम जो बाद का जो एक क्रांतिकारी चरण दूसरा वाला आता है चौथे दशक में, उसकी चर्चा करेंगे और उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।